नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। तो बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो कुछ नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। जितना निराला भारत का इतिहास है, उतनी ही निराली है हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें देश के स्कूल में भारतीय करिकुलम की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारतीय करिकुलम है क्या? असल में भारतीय करिकुलम प्राचीन विषयों का समावेश है, जिनमें नाट्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र और प्राचीन काल के वैज्ञानिक शोध शामिल है। और इसका मकसद नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन धरोहर से रूबरू करवाना है, उससे साक्षात्कार उनका करवाना है। वो धरोहर जिसमें पाणिनि का व्याकरण है, वैदिक गणित के सूत्र और दिशाओं को प्राथमिकता देने वाला विज्ञान है। क्या है भारतीय करिकुलम की खूबियां और कैसे ये मौजूदा वक्त में छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तमाम पहलुओं पर यह चर्चा होगी। मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। भारतीय दर्शन में विद्या को सभी धनों में श्रेष्ठ माना गया है। इसको ना कोई चुरा सकता है, न जबरन छीन सकता है, ना ही इस धन का कोई अतिरिक्त भार होता है, बल्कि जितना बांटो उतना ये बढ़ता ही जाता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए शिक्षित समाज का होना बेहद जरूरी है। जो समाज जितना ज्यादा शिक्षित होगा उतना ही मजबूत होगा और इसी वजह से देश के नौनिहालों को उसका भविष्य कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत बच्चे के घर से होती है और माता उसकी पहली शिक्षक है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि हमने प्राचीन भारत से आधुनिक काल तक शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा तय की है। हमने गुरुकुल में वेद पाठियों की तरह शिक्षा ली है, तो बदलते वक्त के साथ आधुनिक शिक्षा के मॉडल को भी अपनाया है। यही वजह है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक गौरवशाली और समृद्ध सभ्यताओं में एक है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की की। शिक्षा के माध्यम से ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ, क्योंकि हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति सिर्फ रोजगार पाने का साधन नहीं थी, बल्कि इसमें इंसान के सर्वांगीण विकास का भाव समाया हुआ था। वक्त के साथ शिक्षा पद्धति में बदलाव आए, जिसकी वजह से पुराने ऋषियों और गुरुओं की सीख एक दायरे तक सिमट कर रह गई। लेकिन अब कोशिश इस प्राचीन ज्ञान से नई पीढ़ी का साक्षात्कार करवाने की हो रही है। असल में एनसीएफ ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें प्राचीन भारत से जुड़े कई विषय शामिल किए गए हैं। भारत को भारत के रूप में पढ़ाया जाना, जो वास्तविक उसका मूल स्वरूप है, ये संदेश शायद देने का आशय है हमारा। लगभग 8 शताब्दी तक भारत जिस संघर्ष में रहा, उसमें उसको उसकी ज्ञान परंपरा की जड़ों से काट दिया गया। इसलिए आजादी के बाद जो करिकुलम्स बने, उसमें यह प्रयास लगातार हुआ, लेकिन एक समेकित प्रयास के रूप में अब ये कि भारत को ठीक तरीके से समझ सके विद्यार्थी, भारत की मूल परंपरा को, हमारी ज्ञान परंपरा की एक बेसिक समझ उसकी बन सके। जिन प्राचीन विषयों को ड्राफ्ट में जगह दी गई है, उनमें नाट्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अभिनय दर्पणम और वैदिक गणित शामिल है। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन खोज से जुड़े टॉपिक भी इसका हिस्सा हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि मौजूदा वक्त में इन प्राचीन विषयों को फिर से लागू करने का उद्देश्य क्या है। 3 अभी आपने नाम लिए, वो 3 क्षेत्रों के प्रतिनिधि विद्वान हैं, कला, साहित्य और विज्ञान के। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं,
नाट्यशास्त्र को अगर हम पढ़ाएंगे तो ये जो अभिनय, संगीत, इससे जुड़े बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि उसमें भारत की क्या स्थिति थी। वास्तुशास्त्र को देखते ही जो हमारा पूरा विज्ञान की प्रगति की स्थिति थी उसके बारे में बता सकते हैं, और पाणिनि के माध्यम से हम साहित्य में हमारी क्या स्थिति थी वो बता सकते हैं। वक्त बदला तो शिक्षा पद्धति भी बदली। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें जुड़ी तो कुछ पीछे छूट गईं। अब नवीन और प्राचीन के संगम की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ इसका तालमेल कैसे बिठाया जाएगा। ये केवल चीजों को समयानुकूल बनाने की बात है। आप ये जानते हैं हम सभी कि दुनिया को पहला विश्वविद्यालय भारत ने दिया। तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे हमारे विद्वान हैं, सुश्रुत को हम स्वीकार कर सकें ना या न कर सकें, जिसने उस समय जब कोई कैडिबर नहीं था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, उन्होंने 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र सुश्रुत संहिता में किया है। आज हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एक मेडिकल यूनिवर्सिटी सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहते हुए उनकी मूर्ति लगाता है। उस परंपरा में से आगे बढ़ाते हुए जो बीच में एक व्यवधान हो गया था, जब हम गुलामी की अवस्था में थे, जब हम संघर्ष में थे, केवल उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। वैसे तो प्राचीन और आधुनिक दोनों शिक्षा पद्धतियों की अपनी अपनी खूबियां हैं, लिहाजा बदलते वक्त के साथ इन प्राचीन और आधुनिक शिक्षा पद्धति को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में भारतीय परंपरा और जड़ों से जोड़ा जा सके। ये पूरा जो पाठ्यक्रम का परिवर्तन है, ये उसी गैप को फिल करने का प्रयास है कि वो हम सब अपनी जड़ों से, हमारा विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़ सके, उस आत्मगौरव, उस आत्मबोध या जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, उस भाव से वो भाव उसमें भर सके, और शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो पूरा हो सके कि वो एक सर्वांगीण व्यक्ति बनकर, जिसमें सभी भाव संतुलित मात्रा में हो, इस रूप में उसका विकास हो सके। यही उद्देश्य। सोच प्राचीन और आधुनिक के बीच तालमेल बिठाने की है, ताकि हम अपनी प्राचीन शिक्षा परंपरा को समझें, शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों, अनुसंधानों और उपलब्धियों को जानें, उन मूल्यों को पहचानें जो भारतीय शिक्षा पद्धति की रीढ़ रही हैं, और ये संगम शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तमाम पहलुओं पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजीव राय हैं, जो कि शिक्षाविद हैं और फाउंडर स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के वो फाउंडर हैं। इसके अलावा नलिनी अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं शिरडी साईं पब्लिक स्कूल्स की। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा संजीव राय जी का। ये जो एक कोशिश की जा रही है, जिस सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि प्राचीन शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो काम हुआ और जो आधुनिक हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके बीच एक संगम, इनका एक संगम स्थापित किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? संजीव जी, आपका शायद ऑडियो म्यूट हो गया है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखें तो उसमें मूल एक ही चीज होती है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश होती है जी। तो ये आप किसी भी एज और स्टेज में और किसी भी देश के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शिक्षा में अभी जो एक नया डोमिनेंट इन्फ्लुएंसर उभर के आया है वो है तकनीकी। और मैं जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो अभी एक तो बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट है ये, और तो उसमें अभी तक मैं उन चीजों तक को देख नहीं पाया हूं जितना पढ़ा अभी, हालांकि 2/3 पढ़ना बाकी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आ रहा है, इसमें मशीन लर्निंग कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये आज शिक्षा के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और जब तक हम इसको रोल आउट करेंगे अगले 3-4 साल में, तब तक दुनिया में शिक्षा का परिदृश्य काफी बदल चुका होगा। तो मुझे अभी देखना है कि इसमें वो चीजें कहाँ हैं। परंपरा की बात है, लेकिन आधुनिकता का वो हिस्सा अभी कहाँ है वो देखना बाकी है। जी, लेकिन एक जो कहा जा रहा है कि इसके जरिए जो हमारा प्राचीन ज्ञान था, जो हमारे शोध था, अनुसंधान था, जो हमारा कला संस्कृति था, साहित्य था, उससे रूबरू कराना भी छात्रों को जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस आप क्या देखिए? ऐसा देखिए,
मैंने पहले ही कहा कि उसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर हमको अपनी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि नाट्यशास्त्र भारत में जो नाट्यशास्त्र की आप बात कर रहे हैं, जो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वो एक स्पेशलाइजेशन है, वहां पे वो पढ़ाते हैं। अब स्कूल करिकुलम में कितना लोड आप दे सकते हैं और किन किन चीजों को आप प्रायोरिटाइज करेंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि इसमें मूल देखिए दिक्कत क्या है। 500 साल से जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वो 500 ईयर से एक चीज पे टिकी है, वो क्या है? एग्जाम लेना, सर्टिफिकेशन। अब ये भी आपको देखना चाहिए कि अगर आज हम सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता खत्म कर दें तो कितने लोग स्कूल जाना चाहेंगे, क्योंकि ओपन लर्निंग, मैसिव ओपन लर्निंग का जो चैनल खुला है वो दुनिया में एक बड़े बदलाव का वाहक भी है, और वहां पे आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आप प्राचीन इतिहास पढ़िए, परंपरा, आधुनिकता, सब कुछ मौजूद है। आता हूं संजीव जी आपके पास। मैं नलिनी जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। नलिनी जी, आप खुद स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, एक संस्थान को आप रिप्रेजेंट यहां पर कर रही हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि जब बात हो रही है कि इस पारंपरिक शिक्षा के और आधुनिक शिक्षा के मेल की, तो यहां पर ध्यान किस चीज पर रहना चाहिए आपके नजरिए से, स्कूली शिक्षा, स्कूली छात्रों को देखते हुए, कि ध्यान किस चीज पर रहना चाहिए? केवल एक जानकारी बताने के बारे में, एक कहानी के तौर पर उसको बताने के बारे में, या उन सूत्रों के गहन अध्ययन के बारे में चर्चा होनी चाहिए? सर, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वैसे तो 628 पेजेस का है, लेकिन उसमें जो मुझे बहुत सारी चीजों में से, सारी ही चीजें उसमें बहुत मूल्य रखने वाली हैं, लेकिन उसमें जो स्किल डेवलपमेंट है वो और लर्निंग आउटकम्स पे जो है, उसको मैं चाहूंगी कि सब लोग देखें। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा भी थी, आपका पोस्टर में देख रही हूँ, उससे मुझे याद आया, थोड़ी तो डिप्लीट हो ही गई है आजकल के जमाने में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एजुकेशन पे जोर दें तो बहुत सारा बदलाव हम वैदिक एजुकेशन की तरफ बच्चों का मोड़ देंगे, जो कि मैं आजकल देखती हूँ कि बच्चों में बहुत वो भी डिप्लीट हो रहा है। लेकिन जैसे आजकल की मैं रेस देखती हूँ कि एमबीए करना है, ये करना है कॉलेज, अरे भाई एमबीए तो करिए, जरूर करिए, और अदर कोर्सेज भी करिए। व्हाई नॉट फर्स्ट डू एमबीई? जी, मैनेजमेंट इज बिहेवियर एंड इमोशनल थिंग्स, चिल्ड्रन नीड टू लर्न, द न्यू जनरेशन। द टेक्नोलॉजी इनको किसी और ही स्तर पे ले जा रही है, ठीक है, मैं मानती हूँ, हम टेक्नोलॉजी को बॉटल नहीं कर सकते, हम उसी के साथ हमें जीना है, लेकिन modern education with traditional value is the most important thing which school has to implement. तो आपको लगता है कि एनसीएफ ने ये जो प्रयास किया है अपने ड्राफ्ट में, इस तरफ ध्यान दिया है, इसके ऊपर गौर किया है, ये एक सार्थक पहल साबित होगी, एक सकारात्मक नतीजा, एक सकारात्मक सोच इससे विकसित होगी? यस सर, जो हमारा वैदिक है कि पंचकोशास पे हमें ध्यान देना है, वो नेशनल करिकुलम क्या, सीबीएसई तो बहुत जोर दे ही रहा है उसमें, जो कि चीजें हम आप लोगों को मुझे कहने में भी अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे पहले था हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स, वो बहुत अच्छी एक थी, जो फिनलैंड में मैं देखती हूँ अदर कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। संस्कृत मीडियम था, वो डिप्लीट होता जा रहा है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम वैल्यू एजुकेशन को वापस पकड़ के रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो आजकल हम लोग बात करते हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये क्या हमारे उसमें नहीं होती थी? ये तो अब बिग बिग जार्गन्स आ गए हैं, लेकिन ये सारी हमारी वैदिक एजुकेशन में थी। नलिनी जी, आपने 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बोले हैं, बहुत हाईलाइट आपने उनको किया है। मैं सीधे विशाल मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। बात स्कूल एजुकेशन की भले ही हो रही है, लेकिन विशाल जी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। विशाल जी, जिन बातों की तरफ ध्यान इंगित किया है, इशारा किया है नलिनी जी ने, कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है। आजकल की शिक्षा का जो पूरा उद्देश्य है करियर ओरिएंटेड होकर रह गया है, जबकि अगर हम प्राचीन अपनी शिक्षा पद्धति को देखें, अपनी परंपरा, ज्ञान परंपरा को देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। यानी कि आपको अपना जीवन यापन करने के गुर भी सिखाए जाते थे, और एक समाज के लिए आप बेहतर नागरिक कैसे बने, ये गुर भी आपको सिखाए जाते थे। तो आपको लगता है कि वो संतुलन कहीं मिसिंग था, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए इनिशियल स्टेज पे ही जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको वहां से ये चीज सिखानी होगी, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि तालमेल बिठाया जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप समय दें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है,
उसके अंतर्गत ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी अपनी ज्ञान परंपरा क्या थी। हमारी एक समृद्ध जो है विरासत थी, हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा के विचार रहे, के आदर्श रहे। हमारी जो अपनी जो है विरासत रही है, जो हमारी शाश्वत, जिसे इटर्नल कहा जाता है, ये परंपरा रही, जिसमें हमारा आता है ज्ञान, परसूट ऑफ नॉलेज, प्रज्ञा, विजडम, सत्य, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। हमारे प्राचीन भारत में ज्ञान का स्रोत केवल पुस्तक का ज्ञान का अर्जन ही नहीं था, या स्वयं को संसार के लिए तैयार करना, बल्कि अपने आप को पूर्ण रूप से जानना, एंड देन लिबरेशन की परंपरा थी। आप मुझे बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, देवरदा लर्निंग सेंटर केवल भारत के ही नहीं पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। ये बात क्या छिपी हुई है बात। लेकिन जो मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है? ये जो मैकाले का जो है आया था शिक्षा पद्धति, उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को तोड़ने का काम किया गया, और उसके पहले आक्रांताओं द्वारा हमारी ज्ञान परंपरा को तोड़ा गया। कौन नहीं जानता कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 3-3 महीने तक, 3-3 सालों तक जलती रही। तो ये सोचिए कितना बड़ा ज्ञान भंडार था। अगर आज भारत के नॉलेज सिस्टम की बात होती है, तो कौन सा नया सिस्टम की बात होती है जो कि भारत के जड़ों में रूटेड है, जिससे पूरे भारत को सेफ आकार दिया। आज आप बताइए, क्या बच्चों को नहीं जानना चाहिए चरक के बारे में, सुश्रुत के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में, बरामिहिर के बारे में, चाणक्य के बारे में, माधव के बारे में, पिंगल के बारे में, बरामिहिर के बारे में, तिरुवल्लुवर के बारे में, गार्गी के बारे में, मैत्रेयी के बारे में? आप पूछिए आज हमारे जो युवा है, जिसके कंधे पर देश का भविष्य है, क्या उसको इन सब बातों का ज्ञान है? संस्कृत अपने न्यू करिकुलम में बात की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बाकायदा बात की गई है। संस्कृत मतलब उसका नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत मल्टीलिंगुअलिज्म के तहत। विशाल जी, यहाँ पर आपने इतने ऋषियों के नाम लिए, मैं यहाँ पे पाणिनि का जिक्र करना चाहूंगा। हम बड़े खुश होते हैं आज से 2 साल पहले जब खबर आती है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर फलां स्टूडेंट ने इसके ऊपर रिसर्च की है, डिकोड किया है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। जी जी, मैं इसका उत्तर देता हूँ। पाणिनि की अष्टाध्यायी जी, संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक, और आपको बता दूं आज तक संस्कृत की कोई वोकैबुलरी नहीं बन पाई। कंप्यूटर की जब आविष्कार हुआ, तो जब ये कि कौन सी भाषा में प्रोग्रामिंग की शुरुआत की जाए, कोई शब्द नहीं मिला, कोई भाषा नहीं मिली, क्योंकि अंग्रेजी में आप लिखिए तो वो कुछ का कुछ हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ होता है। तब संस्कृत भाषा को चूज किया गया। जितना ग्रीक और लैटिन के साहित्य है, उससे ज्यादा संस्कृत के भाषा के साहित्य हैं। तो यदि संस्कृत को पढ़ाने की बात की गई है तो क्या गलत है? यदि और लैंग्वेजेस को पढ़ाने की बात की गई है तो क्या गलत है? कौन नहीं जानता तमिल व्याकरण की वो तोलकप्पियर के द्वारा लिखी गई थी। मैं लौटता हूँ। जी जी मिसिंग है। जी, बिल्कुल मैं लौटता हूँ विशाल जी आपके पास। आज के डेट में प्लीज विकास बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज हमारा जो युवा निकल के आ रहा है, जो बच्चे हमारे चिल्ड्रन, बच्चे, स्कूली बच्चे निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर क्या सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्यता, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, जेंडर सेंसिटिविटी, कंपैशन, पैट्रियटिज्म, क्या ये भावनाएं लेकर निकलते हैं? आप मुझे बताइए कहाँ पढ़ाया जाता है? तो बहुत समय की मांग थी। बहुत अच्छा हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके तहत ये एनसीए बन रहा है। और आपको बता दूं, केवल बच्चों के लिए ही नेशनल करिकुलम नहीं तैयार होगा। ये नेशनल करिकुलम बनेगा अर्ली चाइल्डहुड के लिए, ये नेशनल करिकुलम बनेगा टीचर्स के लिए, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा स्कूल एजुकेशन के लिए, और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा एडल्ट एजुकेशन के लिए। चलिए, मैं एनसीए बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूँ विशाल जी। जी विशाल जी मैं आपके पास लौटता हूँ। मैं बात कर रहे थे जी, संजीव राय जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजीव सर, आपने भी विशाल जी को सुना, वो कितने व्यापक परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि एक बड़ा बदलाव इसके जरिए हो पाएगा अगर स्कूली शिक्षा में ये चीजें इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। अब यहां पर शिक्षा पद्धति, जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, जिसके साथ मैकाले का नाम जुड़ जाता है, एक सोच ये भी रही है कि उस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य कारिंदे तैयार करना था। उस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य शिक्षित ज्ञानवान लोग तैयार करना नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक जो एक भारत का वो रहा, भारत की जो मजबूत रीढ़ रही है, उस पर चोट करना भी था। क्या आपको लगता है कि जो गैप्स इतने सालों में आए वो फुलफिल हो पाएंगे इस शुरुआत के साथ, इस पहल के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब शिक्षा पे बहस कर रहे हैं ना, तो हमको अपनी भावनाओं को थोड़ा इमोशनल
कम होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं ये बात। देखिए, नेपाल में क्या हुआ कि जब राजशाही खत्म हुई और लोगों ने वहां राजशाही खत्म हुई और लोगों ने मांग की कि भाई हमको स्थानीय भाषा में पढ़ाई चाहिए, ठीक है। तो तराई में उनको ऑप्शन दिया गया कि आप भोजपुरी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, और उसमें मैक्सिमम लोगों ने अंग्रेजी को चुना। जी देखिए, एक चीज होती है प्रैक्टिकलिटी। हायर एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ दुनिया भर में, वो नौकरी के लिए ही खड़ा हुआ। वो चिंतक नहीं तैयार करता है, वो स्पेशलिस्ट तैयार करता है जी, है ना। कि आप इस अगर इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो विच डिसिप्लिन योर माइंड, इसीलिए उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। वो नौकरी के अलावा आप आज की तारीख में अगर किसी को कहें कि आप एजुकेशन लीजिए और आप नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो उसका कोई खाका होना चाहिए ना। नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अपने गांव में रहूं और मुझे मेरा फोन फ्लैट फिएट की जरूरत पूरी हो जाए। नहीं, यहां पर बात यही हो रही है संजीव जी, बात यहां पर यही हो रही है कि एक तालमेल बैठाया जाए, एक संतुलन कायम किया जाए जिसमें आधुनिक काल की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो और जो हमारे मूल्य रहे हैं उनको भी आत्मसात हम कर सके, उनको भी साथ लेके चल सके। तो क्या आपको लगता है ये पहल उस दिशा में, सही दिशा में हमें आगे ले जाएगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि क्या होगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं बहुत धीमी प्रक्रिया होती है एजुकेशन की प्रक्रिया बहुत धीरे होती है। अब 1986 में आपने कंप्यूटर एजुकेशन की बात की और उससे आपको एक माइलेज मिला दुनिया भर में। आपके टेक्नोलॉजी में लोग गए भारत से, आपकी इनकम में भी कंट्रीब्यूट की। तो आज चलिए संजीव जी, आपके पास आता हूं। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। मैं नलिनी जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा। नलिनी जी, संजीव जी कह रहे हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है, और लेकिन इसके परिणाम जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, संयम भी दिखाना पड़ेगा और सार्थक दिशा में चलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि स्कूल इस दिशा में, इस पहल के साथ खुद को कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, वो क्या कदम बढ़ा सकते हैं? जी, ये सर देखिए, वैल्यू एजुकेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगी। कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ आउटसाइड स्कूल पे भी ज्यादा ध्यान दें। ये एक मेरी सजेशन है और मेरी 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग का जो मेथड है थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। जो हम लोग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पे ही अटक के रह जाते हैं और डॉक्टर, इंजीनियर्स पे, देयर इज लाइफ बियॉन्ड दैट ऑल्सो। enriching curriculum so that it goes beyond textbooks। पहले भी टेक्स्ट बुक्स नहीं थी आपके हमारे वैदिक टाइम में, तो भी पढ़ाई होती थी। अब इतना क्या हो गया है कि टेक्स्ट बुक के बिना नहीं चल सकता इंसान। तो बियॉन्ड क्लासरूम स्टडीज पे भी ध्यान दिए, क्योंकि हमारे स्कूल में तो हम बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं ये चीज। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद द क्लासरूम लाइफ, थोड़ा सा वो भी सब देखें। लेकिन हर चीज का उन्होंने, अभी किसी ने यहाँ जिक्र किया था, मैकेले, आई थिंक ही वाज द फाउंडर हु इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन। उन्हीं का मुझे लगता है सब ये मॉडर्न एजुकेशन दिया गया है। यहाँ पर जो संजीव जी बात उठा रहे हैं वो उनका एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठता है, वो ये कि आप सब कुछ तो बदल नहीं सकते, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत हम सदियों से जीते आ रहे हैं और उस व्यवस्था की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि अमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये केवल ये है कि हम जाने कि हम क्या थे, हमने कैसे यहां तक का सफर तय किया और हम किन किन परंपराओं से रहे हैं। तो ये जानकारी के साथ जो है ये वाला जो तालमेल है, ये कितना संभव दिखता है आपको? के पास में, इसीलिए आप पाणिनि की बात बिना जाने तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन जब आप ग्लोबल फोरम पे जाते हैं तो आपको एविडेंस और रेफरेंस के साथ जाना पड़ेगा, है ना। जो ये डॉक्यूमेंट भी उसमें प्रमाण की बात करता है, ठीक है। तो आपको रेफरेंस चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है कि हम पीछे के क्या था क्या नहीं है। आज चर्चा हो रही है उस ड्राफ्ट को लेकर जो तैयार किया गया है एनसीएफ के द्वारा, और जिसका जो पर्पस है, जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जो हमारा प्राचीन ज्ञान था, उसका और आधुनिकता के साथ उसका समागम किया जाए, जिससे कि
छात्रों में अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना पैदा हो, अपनी जड़ों से जुड़े। सीधे मैं यहां पर संजीव जी का रुख करना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हम बातचीत कर रहे थे। संजीव जी, आपने एग्जाम्पल दिया नेपाल का, लेकिन ऐसे भी तो देश हैं जो अपनी ही भाषा में काम कर रहे हैं। चाइनीज लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, जापानीज लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, जर्मन अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, फ्रेंच अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। अगर हमारे देश में ये नहीं हो पाया तो इसकी भी तो वजह देखनी होगी, और अगर कोशिश की जा रही है कि एक बार उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक देश को अपनी मातृभाषा पे काम करना चाहिए, और वो भी जब दुनिया में हर 2 हफ्ते में एक भाषा खत्म हो रही है, ऐसे समय तो बहुत क्रिटिकल है। ये नेपाल की नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे जाता हूँ। 2016 में वहां से 10 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूल छोड़ के चले गए। तो जब प्राइमरी स्कूल छोड़ के चले गए तो एक छोटी सी स्टडी कराई वहां के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और ये पाया कि इंग्लिश इज द मेन फैक्टर कि उसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। फिर आपको पता होगा कि उसके बाद सैंपल बेसिस पे 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, फिर बाद में और खुले, और बच्चे वापस आए। तो एक होता है कि हम क्या चाहते हैं, दूसरा एक होता है कि पॉपुलर विल क्या है, लोग आज क्या चाहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारी मातृभाषा, इंग्लिश, कोडिंग की लैंग्वेज, उसके बीच कैसे समन्वय होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं बता पा रहा है। चलिए, आपकी समस्या हो कि ये समन्वय कैसे स्थापित होगा। विशाल जी का यहां पर मैं रुख करना चाहूंगा। विशाल जी, 1-2 पॉइंट यहां पर संजीव जी ने रखे। एक तो ये कि जिन वैज्ञानिकों का, जिन ऋषियों का, उनके शोध का, उनके अनुसंधान का हम जिक्र करते हैं, उसके रेफरल पॉइंट क्या हैं, ये बताने के लिए कि ये काम पहले हो चुका है, वो कहीं मिसिंग नजर आते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, ये समन्वय, ये संगम होगा कैसे, ये भी एक समस्या है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर दूं आपको। देखिए, क्या है कि हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता की 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये हमारा स्व का तंत्र बन पाया? स्व का तंत्र, यदि आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल नहीं बन पाया। हम अभी भी उसी कॉलोनियल माइंडसेट से चल रहे हैं। तो उसी प्रश्न पे आता हूं कि क्या बन पाएगा। और बताया गया कि पॉपुलर बिल की बात होती है, निसंदेह पॉपुलर बिल की बात होती है, लेकिन जब तक आप उनके अंदर स्व का बोध नहीं कराएंगे, आप उनके अंदर, नौनिहालों के अंदर अपनी प्राचीन उपलब्धियों का समावेश नहीं करेंगे, वो कैसे जान पाएंगे कि हमारी कितनी समृद्धशाली ज्ञान परंपरा थी। मसलन आर्यभट्ट, आप कह रहे रेफरेंस कहां से देंगे? आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम खोलिए, उसमें लिखा हुआ है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। कब? गुप्ता पीरियड की बात है। मैं भावनाओं में बात नहीं कर रहा, तथ्यों पर बात कर रहा हूं। नासा कब बता पाया? 1950 के डिकेड में, अभी 70 साल हुआ। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन की सर्जरी क्या नहीं हुई थी बनारस में, काशी में, सुश्रुत संहिता में? तथ्य नहीं है क्या? आज भी चरक संहिता की बात नहीं होती मेडिसिन में? क्या तथ्य नहीं? और तो और छोड़िए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है बौधायन, मुझे आप बताइए शुल्ब सूत्र कैसे बनाया जाता था, ये वेदिका, जिस पर जाकर बौधायन ने थ्योरम दिया था कि किसी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा पर बना वर्ग से 2 भुजाओं पर बने वर्गों उनमें से एक के योग के अंतर के बराबर होता है, लेकिन उसको पाइथागोरस के थ्योरम से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, आर्यभट्ट ने, क्या ये सही नहीं है कि किताब में ट्रिग्नोमेट्री दिया था, उन्होंने लिखा था ज्या, कोज्या, प्रवज्या, जिसे आज ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के नाम से पढ़ा जाता है। आप मुझे बताइए, क्या रस चिकित्सा नागार्जुन ने नहीं दी थी? क्या वेटनरी साइंस में जो है हमारे यहाँ वाघ संग्रह नहीं लिखा गया? तो ये तथ्यों की बात हो रही है, कोई कहानी की बात नहीं हो रही जी। तो और दूसरी बात, कैसे किया जाएगा? इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि ऐसी करिकुलम, ऐसी पेडागोजी तैयार की जाएगी जिसमें जो भारत के अपने फाउंडेशन हो, उसमें स्ट्रांगली रूटेड हो, लोकल कंटेक्स्ट हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, साइंटिफिक नीड हो, नीड ऑफ द आवर हो, कस्टम की बात, चलिए ज्योग्राफी की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, तैयार किया जाएगा। चलिए संजीव, नहीं किया ना? जी जी जी, नहीं मैं आता हूँ विशाल जी, मैं आता हूँ। संजीव सुन लीजिए सर जी, नहीं बात को कंप्लीट होने दीजिए, या तो हाँ जल्दी कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, ये कोई डिबेट नहीं है, हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। जी जी। तो अब जैसे आपने कहा, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्नातक स्तर में आया है वीएसी का कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। उसमें विज्ञान में टॉपिक है, साइंस एंड जो है लाइफ में, कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियां
सबसे प्राचीन से लेकर आधुनिक तक। आधुनिक की बात कर लीजिए, क्या बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के समय प्रोफेसर पीसी रे ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री नहीं बनाया? क्या जगदीश चंद्र बोस ने बोस का विशाल जी समय की कमी है, मुझे संजीव जी से एक बार यहाँ पर छोटा सा उनका प्रतिक्रिया लेनी होगी। आपने रेफरेंस की बात की थी, उन्होंने कहा शास्त्र भरे पड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात संजीव जी दूसरी बात ये कि यहाँ पर मसला केवल ज्ञान का नहीं है, वो तो शास्त्रों में है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अनुभूति कराना, स्वयं की अनुभूति कराना। छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। देखिए, मैं वही कह रहा था कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं था तो ये कैसे जान रहे हैं? तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसकी मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर नगर संरचना के कुछ तत्व मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सब में कोई ना कोई आर्किटेक्चर रहा होगा, तभी नगर बसे हैं। लेकिन उस पे रिसर्च करना, उन नई चीजों को ले आना, वो काम कौन करेगा? उसी काम को करने की बात यहां पर हो रही है। चलिए यहां पर नलिनी जी की आखिरी प्रतिक्रिया। नलिनी जी, समय की कमी है, बहुत संक्षेप के अंदर ये जो पहल है। जी मैं संजय जी से बहुत सहमत हूं। इन्होंने अभी एक बार बोला था कि क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए हर चीज में। देखिए, पॉलिसीज बहुत हैं, टेक्निक्स बहुत हैं, पैडागॉजिकल सब बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस ग्राउंड लेवल पे हो रहा है वो तो बताइए। अब आप सरकारी स्कूल के अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इज देयर ए रियल एजुकेशन हैपनिंग देयर? अभी तो हम इंग्लिश हिंदी के उसमें मतभेद में पड़े हैं, लेकिन लर्न टू नो, लर्न टू डू, लर्न टू लिव एंड लर्न टू बी भी तो सिखाइए। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उस पहल का पूरा खाका, उसका पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार होना चाहिए जिससे कि वो ठीक से लागू हो जाए। हेलो जी, सॉरी आई मिस्ड ऑन इट। जी, मेरा कहना यह है कि आप कहना चाह रही हैं कि पहल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका पूरा खाका तैयार हो और वो पूरी तरह से लागू हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सर, बहुत क्रिस्प हो, एक ही लेवल पे हर तरीके से हो, कोई करे ना करे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो एक हो। जी, इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाएगा, लेकिन किस लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो तो देखेंगे ना। आप अपने आजू बाजू के स्कूल में देख लीजिए, आपको एजुकेशन सिस्टम में फर्क दिख जाएगा। एंड रियल टैंजिबल विजिबल चेंजेस तो दिखे बच्चों में। बहुत डिग्री। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नलिनी जी। समय की कमी है, माफी चाहूंगा। और संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आज हमें इस मसले पर देखने को मिले। ये बात तो कही जा रही है कि एक अच्छी पहल सही दिशा में की जा रही है, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है और उसका नतीजा क्या आता है, इसके लिए भी आगे देखना होगा भविष्य में।